Guys, we are ready for the discussion of this topic. This is the very famous topic, and near about 3 million people is suffer from the hyperlipidemia. And in India, I think has a maximum number of persons suffer from the hyperlipidemia. ठीक है गाइस, तो आज हम हाइपरलिपिडीमिया के बारे में बात करेंगे। तो you can see the diagram. This is the first diagram, this is the first diagram, and this is the second diagram, this is the second diagram. So you can see the this one, the healthy artery, this is the healthy artery, ठीक है। तो हाइपरलिपिडीमिया से कहने का सबसे पहले प्रॉब्लम ये आप ये जान लो, लिपिड क्या है। दिस इज द लिपिड। तो लिपिड भी कई तरीके के होते हैं, बेसिकली एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल, एलडीएल, है ना, और आपका ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल। तो आप ये देखो, जब भी देखो, दिस इज द नॉर्मल कंडीशन, दिस इज द, देखो ये आर्टरी तुमको ये दिख रही है, दिस इज द आर्टरी, दिस इज द आर्टरी, दिस इज द हेल्दी आर्टरी, ठीक है। तो अब यहाँ सेकंड वाले पोर्शन में देखो, दिस इज द फर्स्ट पोर्शन एंड दिस इज द सेकंड पोर्शन, ठीक है। तो अब देखो, ये देखो, दिस इज द, ये फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट देखो आप, फर्स्ट वाले में देखो, दिस इज द नॉर्मल आर्टरी। अब इसके अंदर क्या है, एचडीएल है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, दिस इज द गुड कोलेस्ट्रॉल, दिस इज द गुड कोलेस्ट्रॉल। करने का मतलब अगर हमारे बॉडी में एचडीएल का लेवल बढ़ता है, एचडीएल का लेवल बढ़ता है, तो दिस इज द गुड। गुड इवनिंग सर, वेरी वेरी गुड इवनिंग एनएस ओरिजिनल, हाँ गुड इवनिंग। तो ठीक है गाइस, तो कहने का मतलब ये है कि जो एचडीएल अगर लेवल बढ़ रहा है बॉडी में, तो दिस इज द गुड, ठीक है। उसके बाद देखो, हमारे ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड भी है, एलडीएल भी है, एलडीएल भी है और ट्राइग्लिसराइड। तो एलडीएल को देखो हम लोग क्या बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब देखो, आप ये देखो, अब ये वाली जो आर्टरी मैंने यहाँ कंपैरिजन किया है, व्हाट हैपन इन हाइपरलिपिडीमिया, व्हाट हैपन इन हाइपरलिपिडीमिया। तो कहने का मतलब ये है कि हाइपरलिपिडीमिया के केस में क्या होता है। तो कहने का मतलब जब हमारे बॉडी में नॉर्मल कंडीशन से लिपिड का लेवल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो आर्टरी के अंदर प्लेक का फॉर्मेशन होगा। तो यू कैन सी द डिश डायग्राम, यू कैन सी द डिश डायग्राम। आप ये डायग्राम देखो, तो यहाँ पे देखो, दिस इज द नॉर्मल कंडीशन ऑफ लिपिड प्रोफाइल, ये नॉर्मल कंडीशन, इस आर्टरी में क्या है, नॉर्मल कंडीशन है। बट इस आर्टरी में क्या है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है। तो लिपिड का जब भी अकुमुलेशन होगा, जब भी लिपिड का कोई भी अकुमुलेशन होगा, लिपिड का जब भी कोई अकुमुलेशन होगा, तो वहां पे क्या बनने लगेगा, प्लेक बनने लगेगा। क्या बनने लगेगा, प्लेक बिल्डअप होगा। और दिस कंडीशन नोन एज अथेरोस्क्लेरोसिस, दिस कंडीशन नोन एज अथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो अथेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है और सीएडी भी हो सकता है। आप याद रखो, सीएडी भी हो सकता है, अथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, ठीक है। तो अथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब ये है कि जब किसी आर्टरी में, बेसिकली कोरोनरी आर्टरी में, ये प्लेक का फॉर्मेशन होने लगे। अब ये प्लेक का फॉर्मेशन कैसे होता है, एलडीएल, वीएलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल, और साथ 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 में कैल्शियम, साथ साथ में क्या, कैल्शियम, कैल्शियम। तो कैल्शियम का जब डिपोजिशन होने लगेगा, जब डिपोजिशन होने लगेगा, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेक, क्या बोलते हैं, प्लेक। तो कहने का मतलब यह है कि प्लेक का फॉर्मेशन हो गया, मतलब जब आपको एक्सेसिव हाइपर लिपिडीमिया हो जाएगा, तो हो सकता है आपकी जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाएगा। अगर मैं सवाल पूछूं, अगर मैं सवाल आपसे पूछूं कि अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो देखो देखो, कोरोनरी आर्टरी जब भी ब्लॉक होगा, आप ये बस समझ लो कि कोरोनरी आर्टरी जब भी ब्लॉक होगा, तो कहने का मतलब ऑक्सीजन का जो लेवल होगा वो हार्ट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का जो हार्ट में लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एंजाइनल पेक्टोरिस, हाँ, देयर विल बी लेस ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, बिल्कुल सही। हाँ, तो जिससे क्या होगा, एंजाइनल पेक्टोरिस। अब एंजाइनल पेक्टोरिस, हाँ, ड्यू टू, हाँ बिल्कुल सही, ऑक्सीजन लेवल विल बी डिक्रीज। तो
एंजाइनल पेक्टोरिस हो जाएगी, कि इसको क्या बोलते हैं, एंजाइनल पेक्टोरिस। कहने का मतलब देखो, अगर लिपिड का प्रोफाइल अगर तुम्हारे आर्टरी में बढ़ रही है, ब्लड में बढ़ रही है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम देखो एंजाइनल पेक्टोरिस हो जाएगा। पहला प्रॉब्लम एंजाइनल पेक्टोरिस हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, भारती बोली ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल एंजाइनल पेक्टोरिस होगा। दूसरा होगा सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाएगी। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा बताओ क्या हो जाए, एक तो एंजाइनल पेक्टोरिस हो गया, दूसरा तीसरा सीएडी हो गया। उसके बाद आपका क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस। और क्या हो गया, मायोकार्डियल इस्चीमिया, मायोकार्डियल इस्चीमिया, ठीक है, मायोकार्डियल इस्चीमिया हो जाएगी। तो ये 3-4 प्रॉब्लम आपके हाइपरलिपिडीमिया के कंडीशन में हो जाएगा, जब लिपिड का लेवल आपके बॉडी में, आपके ब्लड में नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। चलो, तो अब देखो यहाँ डिफिनीशन मैं आपको ये जो डायग्राम से मैंने समझाया है, बिल्कुल सीएडी, सीएडी का मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी का मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज याद रखिएगा। सीएडी का मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। चलो ओके सर, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो देखो अब अगर हाइपरलिपिडीमिया हो जा रहा है, देखो हाइपरलिपिडीमिया क्या है, हाइपरलिपिडीमिया रिफर टू इंक्रीज लेवल ऑफ लिपिड फैट इन द ब्लड। यहाँ हमने जो बताया है कि यहाँ पे अगर फैट्स और मतलब कोरोनरी आर्टरी में या ब्लड के ब्लड वेसल्स में फैट या लिपिड का लेवल और कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, समझ गए। क्या 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 इंक्रीज हो रहा है, क्या क्या इंक्रीज हो रहा है, लिपिड, देखो लिपिड इंक्रीज हो रहा है, लिपिड इंक्रीज हो रहा है। लिपिड में क्या है, देखो एलडीएल है, एलडीएल है, वीएलडीएल है, वीएलडीएल है, वीएलडीएल है। उसके बाद क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल है भैया, कोलेस्ट्रॉल है। उसके बाद क्या है, ट्राइग्लिसराइड है, क्या है, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो अगर ये सब बढ़ रहा है कहाँ, नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हाइपरलिपिडीमिया। अगर हाइपरलिपिडीमिया डेवलप हुआ, अगर हाइपरलिपिड मतलब लिपिड का लेवल ज्यादा हुआ, How does plaque buildup happen in the head artery? हेड आर्टरी, भारती पूछ रही है कि हेड के आर्टरी में कैसे बिल्डअप होता है, ठीक है। तो देखो ये एक टॉपिक है, एक टॉपिक है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो क्या होता है, अभी देखो, अभी अगर मैं बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो अभी छोड़ दो, नहीं तो अभी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं अभी बता दूं, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिपिड, उसने सही बता दिया है, लेकिन उसका मैकेनिज्म है, कैसे डिपोजिशन होता है, ये प्लेक कैसे बनता है, पूरी कॉन्सेप्ट है, मैं वो आपको बताऊंगा अभी, लास्ट लास्ट टाइम पे मैं उसको आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो देखो अगर हाइपरलिपिडीमिया, बिल्कुल हाइपरलिपिडीमिया अगर बढ़ रही है, बॉडी में इंक्रीज हो रहा है इनका, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, देखो पहला बताओ, बताओ कार्डियो कार्डियो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज, ठीक है, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज। कहने का मतलब सीएडी भी हो सकता है, सीएडी भी हो सकता है, एंजाइनल पेक्टोरिस भी हो सकती है, एंजाइनल पेक्टोरिस भी हो सकती है। उसके बाद उसके बाद एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है। उसके बाद क्या, मायोकार्डियल, मायोकार्डियल इस्चीमिया हो सकती है, मायोकार्डियल इस्चीमिया, ठीक है। उसके साथ साथ देखो सेरेब्रोवास्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब तुम्हारे ब्रेन की जो आर्टरी है, ब्रेन को देखो, कोई अगर पूछता है कि ब्रेन को कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी, तो कौन सी आर्टरी है जो ब्रेन को सप्लाई करती है, दिस इज द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, समझ गए। तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है,
आप देखो कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो तुम्हारे हार्ट का जो ब्लड है, जो हार्ट जब भी ब्लड पंप करेगी तो सारा ब्लड जो है, जो ब्लड होगी वो ब्रेन तक कैसे जाती है, ब्रेन तक जाती है बाय द हेल्प ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी तुम्हारे देखो, कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, जैसे ये हार्ट है, दिस इज द योर हार्ट, ठीक है, ये 4 चेंबर है, दिस इज द 4th चेंबर। तो कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, जैसे कि हर ऑर्गन को सप्लाई, ब्लड सप्लाई कौन करता है, आयोटा करती है। तो आयोटा से ही एक आर्टरी निकल के आती है जो इस हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, इस हार्ट को ही क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। तो कभी कभी इसी में क्या हो जाएगा, प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लेक का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो जो ये ब्लड आ रही है अब ये हार्ट मसल्स को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज द कोरोनरी आर्टरी, मतलब कोरोनरी आर्टरी का मतलब क्या हुआ, जो ब्लड हार्ट को सप्लाई करे। कोरोनरी आर्टरी एंड कॉमन कोरोनरी आर्टरी आर सेम। हम मैंने कॉमन कोरोनरी आर्टरी नहीं बताया, मैंने बताया है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज आर्टरी गिवन द ब्लड टू द, गिवन टू ब्लड टू द, किसको, ब्रेन को। कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो ब्रेन को सप्लाई करती है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए, कोरोनरी आर्टरी है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी में जो है कंफ्यूज मत होइए। कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, ठीक है। चलो ठीक है, एनएस ओरिजिनल बोल रहे, ओके ठीक है। कोरोनरी आर्टरी एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी में कंफ्यूज मत होइएगा। कोरोनरी आर्टरी इज ब्लड सप्लाई टू द हार्ट एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। चलो ठीक है। अब देखो लिपिड मेटाबॉलिज्म, जो लिपिड हम लोग खाते हैं वो कैसे मेटाबोलाइज होती है, इस चैप्टर को आराम से आप समझो, ठीक है। फर्स्ट इज द एक्सोजीनस पाथवे एंड सेकंड इज द एंडोजीनस पाथवे, ठीक है। तो लिपिड मेटाबोलाइज कैसे होती है, लिपिड मेटाबोलाइज कैसे होती है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, फूड लेते हैं, क्या करते हैं, फूड लेते हैं, ठीक है। कोई पर्सन है, मोहनलाल है, मान लो मोहनलाल है, कौन है, मोहनलाल है, ठीक है। मोहनलाल है, अब इसने फूड लिया, अब उस फूड में क्या है, डाइटरी फूड में क्या है, फैट है, क्या है, फैट है। अब देखो ये डाइटरी फैट कहाँ जाएगी, सबसे पहले डाइटरी मतलब ये जो फूड तुमने लिया है, जो तुमने फूड लिया है ये कहाँ जाएगा, कहा जाएगा, ऊसोफेगस के थ्रू कहा जाएगा, ऊसोफेगस के थ्रू कहा जाएगा, स्टमक में जाएगा, कहा जाएगा, स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाएगा। फिर स्टमक में 2 से 3 घंटे तक रहेगा, 2 से 3 घंटे तक रहेगा। फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, और कौन सी इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, इंटेस्टाइन में जाएगी। तो कहने का मतलब देखो ये डाइटरी फैट कहाँ गई, फैट ये मतलब फूड, अभी फैट मत समझो, दिस इज द डाइटरी फैट है। बेसिकली ये जो डाइट आपने लिया है, कोई पर्सन डाइट लिया है उसका फैट है, तो ये क्या किया है, इंटेस्टाइन में आ गया। देखो ये स्टमक छोड़ दिया है, इसोफेगस छोड़ दिया है, स्टमक छोड़ दिया है, डायरेक्ट इंटेस्टाइन में आ गई, ठीक है। तो हम अब प्रोसेस समझ लेते हैं। तो फूड जब भी लाओगे तो पहले इसोफेगस में जाएगी, फिर स्टमक में जाएगी। स्टमक में 2 से 3 घंटे तक फूड रहती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, एसिड रिलीज होती है, और इस फूड को क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है, न्यूट्रलाइज करती है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह है उसको किलिंग करती है, ठीक है। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद क्या आ जाती है, इंटेस्टाइन में। लेकिन जैसे ही फैट इंटेस्टाइन में आता है तो क्या होता है, बाइल एसिड, बाइल एसिड जो होती है वो बाइल एसिड क्या होती है, ये इंटेस्टाइन में रिलीज होती है बाय द हेल्प ऑफ गॉल ब्लैडर। जो हमारी गॉल ब्लैडर होती है, पीत की थैली होती है, उसमें बाइल एसिड होता है, तो वो बाइल एसिड क्या करती है, इंटेस्टाइन में रिलीज होती है, ठीक है। अब इंटेस्टाइन में रिलीज होने के बाद ये क्या बनाती है, ये बाइल एसिड और ये फैट मिलकर क्या बनाते हैं, काइलोमाइक्रॉन बनाते हैं, याद रखिएगा, काइलोमाइक्रॉन। दिस इज द बिगेस्ट लिपिड प्रोफाइल, दिस इज द, अगर साइज की बात करें, अगर साइज की बात करें कि एलडीएल का साइज ज्यादा बड़ा है, वीएलडीएल का साइज ज्यादा बड़ा है, या फिर एचडीएल का साइज ज्यादा बड़ा है, या काइलोमाइक्रॉन का साइज बड़ा हुआ है, काइलोमाइक्रॉन। तो आप देखो जो एब्जॉर्प्शन होगा इंटेस्टाइन में, क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन के बाद जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो
एलडीएल, वीएलडीएल या एचडीएल के फॉर्म में नहीं होती है, या ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में नहीं होती है, ठीक है। तो वो किसके फॉर्म में होती है? काइलोमाइक्रॉन के फॉर्म में होती है। तो जो भी आपने लिपिड खाया है, जो भी आपने लिपिड खाया है, तो वो लिपिड एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होती है? काइलोमाइक्रॉन के फॉर्म में होती है। और ये काइलोमाइक्रॉन कैसे बनता है? बाई द हेल्प ऑफ बाइल एसिड, याद रखेंगे, बाई द हेल्प ऑफ बाइल एसिड। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? बताओ काइलोमाइक्रॉन कैसे बनता है, काइलोमाइक्रॉन क्यों बनता है, ये बात आप समझ में आए? बताओ भारती, काइलोमाइक्रॉन क्यों बनता है? क्योंकि इंटेस्टाइन जो होती है, जो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होना है लिपिड का, वो एलडीएल, वीएलडीएल या एचडीएल के फॉर्म में नहीं होती है। वो किसके फॉर्म में होती है? काइलोमाइक्रॉन के फॉर्म में, ठीक है, काइलोमाइक्रॉन के फॉर्म में। समझ गए? आप समझ रहे हो ये मैं क्या बोल रहा हूं? सर प्लीज टेल मी वन मोर टाइम। ओके, चलो एक एक बार और मैं समझा देता हूं। हाँ, बाइल का रोल क्या है लिपिड मेटाबॉलिज्म का? तो भैया देखो सामने ही तुम्हारे है, जब भी बाइल आवेगा, जब भी बाइल आएगी, जब भी बाइल आएगी, देखो ये जो बाइल है वो कहाँ से आ रही है? गाल ब्लैडर से आ रही है। तो ये बाइल क्या कर, ये बाइल एसिड क्या करती है? वो काइलोमाइक्रान बनाती है, मतलब इस लिपिड का या फैट का क्या करती है? इमल्सिफिकेशन बनाती है। याद रखिए, इमल्सिफिकेशन बनाती है। इमल्सिफिकेशन बनाएगी तभी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा। आप कहो कि डायरेक्ट एलडीएल एब्जॉर्ब हो जाए, बीएलडीएल एब्जॉर्ब हो जाए, या फिर एचडीएल एब्जॉर्ब हो जाए, वो नहीं बनेगी, ठीक है, वो नहीं एब्जॉर्ब होगा। एक बात याद रख लो, कहने का मतलब इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, दिस इज नोन एज काइलोमाइक्रान। जब ये काइलोमाइक्रान जो है लीवर में जाएगी, लीवर के बाद जब ये मेटाबोलाइज होगा, तब आपको वीएलडीएल, एचडीएल, एलडीएल, है ना, ये सारे मिलेंगे। वो आपको मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो देखो भैया, कोई पर्सन है, एक पर्सन है, अब इस पर्सन ने क्या किया? डाइटरी फैट ली, मतलब बर्गर खाया, मान लो, समझ लो बर्गर खा लिया, डाइटरी फैट लिया, ये डाइटरी फैट लिया, ठीक है, बर्गर लिया। अब इस बर्गर को कहा जाएगा? सबसे पहले माउस से कहा जाएगा? ऊसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा। अब ईसोफेगस से कहा जाएगा? ईसोफेगस से कहा जाएगा? स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाएगा, ठीक है, स्टमक में जाएगा। अब स्टमक से कहा जाएगा? यहाँ 2 से 3 घंटे, कोई भी फूड आप खाओगे 2 से 3 घंटे तक रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये इंटेस्टाइन में जाएगा। कहा जाएगा? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जैसे ही पहुंचेगा फैट, ये बाइल एसिड क्या होगी? वो गाल ब्लैडर से रिलीज होगी, ठीक है। और रिलीज होने के बाद इसको क्या करेगी? इमल्सिफिकेशन कराएगा। क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन करेगी। याद रखो, बाइल एसिड का काम होता है फैट इमल्सिफिकेशन, ठीक है। इसको इमल्सिफिकेशन करके किसमें कन्वर्ट कर दी? काइलोमाइक्रान। अब ये काइलोमाइक्रान क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब होने के बाद कहा जाएगी? ब्लड कैपिलरी में। देखो ब्लड कैपिलरी में, ठीक है। और जैसे ही काइलोमाइक्रान ब्लड कैपिलरी में पहुंचती है, यू कैन सी द दिस इज द काइलोमाइक्रान, दिस इज द काइलोमाइक्रान, दिस इज द काइलोमाइक्रान, दिस इज द काइलोमाइक्रान, ठीक है। तो जैसे ही ब्लड कैपिलरी में पहुंचेगी, यहाँ पे देखो लाइपोप्रोटीन लाइपेज। लाइपोप्रोटीन लाइपेज क्या है? लाइपोप्रोटीन लाइपेज क्या है? इट्स एंजाइम टू ब्रेक द काइलोमाइक्रान इनटू फ्री फैटी एसिड, ठीक है। तो कहने का मतलब, अब देखो यहाँ कुछ तो ये तोड़ देगा, लाइपोप्रोटीन लाइपेज ऐसा नहीं है पूरा तोड़ देगा, नहीं, कुछ परसेंट है, मतलब 20% यहाँ टूट जाएगी, बाकी 80% कहाँ आएगी? 80% वो कहाँ चली जाएगी? लीवर में जाएगी, ठीक है, लीवर में पहुंच गई। तो जो 20% यहाँ लाइपोप्रोटीन लाइपेज ने ब्रेक डाउन किया, किसको? काइलोमाइक्रॉन को। वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? फ्री फैटी एसिड में। फ्री फैटी एसिड अब वो बनने के बाद कहाँ जमा हो रहा है? देखो मसल में जमा हो रहा है, एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू इज द कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू, बेसिकली लूज कनेक्टिव टिश्यू। और एडिपोज टिश्यू का काम ही होता है स्टोरेज ऑफ फैट, ठीक है।
तो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा जो फैट का स्टोरेज होता है वो एडिपोज टिश्यू में होता है, उसके बाद मसल में होता है, वो भी किस फॉर्म में, फ्री फैटी एसिड के फॉर्म में, याद रखेंगे फ्री फैटी एसिड के फॉर्म में। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि जो लिपिड का एब्जॉर्प्शन होता है वो काइलोमाइक्रान के फॉर्म में होता है, और ये काइलोमाइक्रान कहाँ बनता है, इंटेस्टाइन में बनता है। और ये काइलोमाइक्रान किसके मदद से बनता है, बाइल एसिड के हेल्प से बनता है। ये बाइल एसिड कहाँ से आती है, बेसिकली गाल ब्लैडर से आती है। जैसे ही काइलोमाइक्रान बनती है उसके बाद एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद कहाँ चली जाती है, ब्लड सेल में चली जाती है। ब्लड सेल में क्या होता है, लाइपोप्रोटीन होती है। लाइपोप्रोटीन इस काइलोमाइक्रॉन को तोड़ देता है किसमें, फ्री फैटी एसिड। कितना परसेंट तोड़ता है, ओनली 20%। बाकी 80% कहाँ जाता है सर, बाकी 80% ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ चली जाएगी, लीवर में चली जाएगी। तो इस काइलोमाइक्रान का अब लीवर में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। तो दिस इज द नोन एज इंडोजीनस पाथवे। तो मतलब जो पाथवे लीवर के बाहर है वो कौन सा पाथवे है, एक्सोजीनस पाथवे। और जो पाथवे लीवर के अंदर हो रहा है दिस इज द नोन एज इंडोजीनस पाथवे। तो अगर कोई पूछेगा लिपिड मेटाबॉलिज्म के कितने पाथवे हैं, तो बेसिकली 2 पाथवे। ठीक है, तो 2 पाथवे, वन इज द एक्सोजीनस, अनदर इज द एंडोजीनस। ठीक है, तो एक्सोजीनस पाथवे कहाँ चलती है सर, तो एक्सोजीनस पाथवे जो होती है वो इंटेस्टाइन से लेकर तुम्हारे ब्लड वेसल तक चलती है, और फिर ब्लड वेसल से जो है लीवर में जाती है। तो लीवर से जो है देखो लीवर में पहुंच गया काइलोमाइक्रान, ये काइलोमाइक्रान लीवर में पहुंचा। तो लीवर में पहुंचने के बाद देखो सबसे पहले क्या बन रहा है, वीएलडीएल बन रहा है, वीएलडीएल बन रहा है। ठीक है, और इस वीएलडीएल को क्या कर रही है, लाइपोप्रोटीन ब्रेक कर रही है। लाइपोप्रोटीन लाइपेज क्या कर रही है, फिर से ये फ्री फैटी एसिड बना रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आईडीएल में बन रहा है, फिर उसके बाद एचडीएल में बन रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद एलडीएल बन रही है, फिर ये एलडीएल बन रही है। ठीक है, एचडीएल भी बन रही है, एचडीएल भी बन रही है। तो मतलब काइलोमाइक्रान लीवर में पहुंचने के बाद जो एचडीएल है, एलडीएल है, वीएलडीएल है, ये सारा का सारा किसके वजह से बन रहा है, ड्यू टू मेटाबॉलिज्म ऑफ काइलोमाइक्रान, ड्यू टू मेटाबॉलिज्म ऑफ काइलोमाइक्रान। ठीक है, ड्यू टू मेटाबॉलिज्म ऑफ काइलोमाइक्रान। ठीक है, चलो समझ गए, समझ गए लिपिड मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है वो समझ गए आप लोग। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। लिपिड मेटाबॉलिज्म में 2 पाथवे चलती है, वन इज द एक्सोजीनस, अनदर इज द एंडोजीनस। जब तक काइलोमाइक्रान लीवर में नहीं पहुंचता तब तक वो क्या है, एक्सोजीनस पाथवे में चलती है। जैसे ही काइलोमाइक्रान लीवर में पहुंचती है, यहाँ पे उस काइलोमाइक्रान का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। क्या क्या बनता है, वीएलडीएल बनने लगता है, एचडीएल बनने लगता है, आईडीएल बनने लगता है। देखो यहाँ एचडीएल बना हुआ है, यहाँ एलडीएल बना हुआ है, यहाँ वीएलडीएल बना हुआ, और ये एचडीएल, वीएलडीएल और आईडीएल ये बन रहा है किसके वजह से, दिस इज नोन एज द काइलोमाइक्रान की वजह से, काइलोमाइक्रान की वजह से। तो बेसिकली एचडीएल, वीएलडीएल, आईडीएल इज द प्रोडक्ट ऑफ काइलोमाइक्रान। काइलोमाइक्रान काइलोमाइक्रान का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, काइलोमाइक्रान का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, ठीक है, तो लिपिड मेटाबॉलिज्म आप लोग समझ गए हैं। रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, मतलब हाइपरलिपिडीमिया कैसे जो है हो सकता है। तो देखो आप अगर आपका कोई देखो जेनेटिक प्रॉब्लम है, अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है तो ये तो जेनेटिक है। कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स अगर मोटे हैं तो बच्चे भी क्या होते हैं, मोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक जेनेटिक प्रॉब्लम। दूसरा सिगरेट एंड स्मोकिंग, सिगरेट एंड स्मोकिंग। ठीक है, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो भी आपका रिस्क फैक्टर है। ठीक है, लो एचडीएल लेवल, हमने कहा था कि एचडीएल लेवल क्या है, एचडीएल इज द गुड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल इज द गुड कोलेस्ट्रॉल। कहने का मतलब एचडीएल इज द गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है,
तो गुड कोलेस्ट्रॉल है। अगर आपके बॉडी में एचडीएल बढ़ रहा है तो मतलब लिपिड की प्रोफाइल क्या हो रही है, कम हो रही है, अच्छा है आपके बॉडी में, ठीक है। उसके बाद देखो ओबेसिटी एंड डायबिटीज, ठीक है। ओबेसिटी एंड डायबिटीज मतलब अगर हाइपरलिपिडीमिया हो रहा है, हाइपरलिपिडीमिया हो रहा है तो डायबिटीज होने के चांस बढ़ सकते हैं, ओबेसिटी होने के चांस बढ़ सकते हैं, लो एचडीएल लेवल हो सकता है, लो एचडीएल हो सकता है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकती है ड्यू टू सर बैड कोलेस्ट्रॉल कौन है, हाँ बैड कोलेस्ट्रॉल कौन है, बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल है, याद रखेंगे, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इज द बैड कोलेस्ट्रॉल, दिस इज द बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। और बैड कोलेस्ट्रॉल जब भी बढ़ेगा तो हमारे बॉडी में क्या प्रॉब्लम होगी, हाइपरलिपिडीमिया, बिल्कुल। एनएस ओरिजिनल बोल रहे हैं, एलडीएल, बिल्कुल एलडीएल इज द बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो दिस इज द रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। तो रिस्क फैक्टर क्या क्या है, देखो हाई ब्लड प्रेशर है, लो एचडीएल लेवल है, ओबेसिटी है एंड डायबिटीज है, ठीक है। और कभी कभी क्या है, सीएचएफ भी होने के चांस हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी। तो इसके अलावा भी कुछ और भी प्रॉब्लम है जो कि आपको रिस्क फैक्टर में दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, सर कैसे पता चलेगा कि इसको हाइपरलिपिडीमिया हो गया है, तो हर मोटा आदमी ऐसा नहीं है उसके अंदर लिपिड ही हो, बॉडी में लिपिड का लेवल ज्यादा हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो यू कैन गो एंड टेस्ट द ब्लड, टेस्ट ब्लड, ब्लड का क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। तो ब्लड का टेस्टिंग करेंगे तो डायग्नोस्टिक्स करेंगे, कैसे डायग्नोस्टिक करते हैं, अपन क्या करेंगे, 3 ml ब्लड लेंगे, 3 ml ब्लड लेंगे, उसको क्या करेंगे, बायो एनालाइजर, एक इक्विपमेंट होता है नोन एज द बायो एनालाइजर, ठीक है। बायो एनालाइजर, ठीक है, बायो एनालाइजर अपन लेंगे, उसमें क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। क्या क्या टेस्टिंग करेंगे, देखो कोलेस्ट्रॉल का टेस्टिंग करेंगे, ट्राइग्लिसराइड का टेस्टिंग करेंगे, एचडीएल का, एलडीएल का और वीएलडीएल का, ठीक है, वीएलडीएल का। तो देखो डिजायरेबल क्या है, 200 mg/dl, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल अगर 200 mg/dl है तो दिस इज द डिजायरेबल, दिस इज द गुड। लेकिन अगर ये हाई रिस्क, देखो 240 mg नहीं होना चाहिए, 240 mg/dl आल्सो रिस्क फैक्टर फॉर द हाइपरलिपिडीमिया, बिल्कुल बिल्कुल आल्सो रिस्क फैक्टर फॉर द हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है। तो 240 नहीं होना चाहिए। तो आप जब भी डायग्नोसिस कराओगे, जब भी रिपोर्ट देखोगे, तो अगर 240 है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड भी 200 से 400 के बीच में है, देख लो, यू कैन सी द नॉर्मल लेवल, डिजायरेबल 200 इज द कोलेस्ट्रॉल, 150 mg/dl इज द ट्राइग्लिसराइड, है ना, HDL इज द 60 एंड LDL इज द 60 to 130, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल रेंज ऑफ द लिपिड प्रोफाइल, दिस इज द नॉर्मल। आप देखो एचडीएल हाइपरलिपिडीमिया में क्या होगा, हाइपरलिपिडीमिया का में क्या होगा, एलडीएल का लेवल बढ़ेगा, एलडीएल का लेवल बढ़ेगा तो मतलब वह एलडीएल कितना है, एलडीएल कितना है, 60 से 130 है। लेकिन अब यहाँ पे 200 के करीब अगर जा रहा है ब्लड टेस्टिंग में, रिपोर्ट में, तो आप ये समझ लो उसको क्या हो रहा है, हाइपरलिपिडीमिया। तो हाइपरलिपिडीमिया डायग्नोज बाय द बायोकेमिकल एनालाइजर, ठीक है। एक मेथड है, एक इंस्ट्रूमेंट है, आप पेशेंट का ब्लड सैंपल लीजिए और उसको दे दीजिए कि आप हमको लिपिड प्रोफाइल दे दीजिए, ठीक है। इस पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल चेक करना है हमको कि इसका लिपिड बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल रेंज, आपको ये जो दिख रहा है दिस इज द नॉर्मल रेंज। तो कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रेंज 200 mg/dl, ट्राइग्लिसराइड का 150 mg/dl, HDL का 60 है, यू कैन सी द हियर 60, ठीक है। तो मतलब अगर इससे एबव हो रहा है, इससे एबव हो रहा है, तो देखो हाइपरलिपिडीमिया में HDL का लेवल कम होता है, VL, जबकि LDL और VLDL की लेवल बढ़ती है। तो ठीक है, समझ गए। तो दिस इज द डायग्नोसिस प्रोसेस ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है, दिस इज द डायग्नोसिस प्रोसेस ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है। तो व्हाट आर द मैनेज, सर क्या हमको ड्रग ही लेना होगा या हम मैनेज भी कर सकते हैं हाइपरलिपिडीमिया का, ठीक है, बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं यार। अगर
अगर आप मेहनती हो, लिपिड लोअर कम कर सकते हो तो बिल्कुल कम कर सकते हो, आप मैनेज कर सकते हो लिपिड को आप मैनेज कर सकते हो। कैसे मैनेज करेंगे? मैनेजमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, यू कैन सी द दिस पीपीटी, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। ठीक है, तो कैसे कैसे? कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग डाइट, अगर उस डाइट को आपको लेनी है जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं हो, जिसमें फैट नहीं हो, जिसमें ट्राइग्लिसराइड नहीं हो, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड नहीं हो, आप उस फैट को नहीं लेंगे। जितने भी जंक फूड है आप उनको नहीं लेंगे, बर्गर नहीं लेंगे, पिज्जा नहीं लेंगे, है ना, ब्रेड नहीं लेंगे। तो दिस इज द जंक फूड टू इंक्रीज योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, उसके बाद आप देखो फिजिकल एक्टिविटी करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, फिजिकल एक्टिविटी करो। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करो। फिजिकल एक्टिविटी में क्या करो? जिम करो, जिम जाओ, रनिंग करो। रनिंग इज द बेस्ट, रनिंग इज द बेस्ट फॉर द रिड्यूस द लिपिड लेवल, है ना। रनिंग सबसे बेस्ट है। जिम जाओ, फिजिकल एक्टिविटी करो, योगा करो, योगा कर सकते हो। स्मोकिंग भी कम कर दो, स्मोकिंग कम करो, है ना। वेट मैनेजमेंट करो कि ज्यादा वेट बढ़ रहा है तो वेट कम करने की कोशिश करो। ठीक है, और अगर इन सब से नहीं कुछ होता है, तुम बहुत ही जो है लेजी पर्सन हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा मेडिसिन्स, आपको लेनी पड़ेगी मेडिसिन्स। ठीक है, आपको लेनी पड़ेगी मेडिसिन। ठीक है, तो बात यहां तक समझ में आ गई आप लोगों को? जो मैंने अभी एक एक स्लाइड मैंने पढ़ाया, पहले पढ़ाया मैंने व्हाट इज हाइपरलिपिडीमिया, फिर मैंने पढ़ाया रिस्क फैक्टर, फिर मैंने पढ़ाया मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, फिर हमने बताया मैनेजमेंट ऑफ लिपिड। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई? आपको समझ में आ गई हाइपरलिपिडीमिया क्या है, हाइपरलिपिडीमिया क्या है? ठीक है, समझ में आ गया? देखो समझ में आनी चाहिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है टॉपिक तो फिर आप यार बार बार पढ़ने की जरूरत है। तो ड्रग पढ़ने से अच्छा है पहले आप पैथोलॉजी को समझो। किसी भी डिजीज को अगर ड्रग आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले पैथोलॉजी को आप समझ लो, पैथोलॉजी को आप समझ लो। अगर पैथोलॉजी आप समझ गए डिजीज का तो आप ड्रग इजीली जो है लगा सकते हो कि किस कंडीशन में कहाँ कहाँ हम इसको यूज करेंगे, कौन कौन सी कंडीशन की ड्रग होगी। तो अगर ये सब नहीं करना है, ये इतनी चीज नहीं करनी है, वेट मैनेजमेंट नहीं करना है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग डाइट नहीं लेनी है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना है, स्मोकिंग वगैरह नहीं छोड़ना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? लास्ट में आके क्या करना पे? ड्रग लेना पड़ेगा। अगर ड्रग से भी काम नहीं चल रहा है तो आपको लाइपोसेक्शन, आजकल एक लाइपोसेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, स्किन को कट करके सारा लिपिड जो है सक्शन करके बाहर कर देंगे। तो लाइपोसेक्शन इज वेरी डेंजरस, है ना, वेरी डेंजरस, क्योंकि इसमें बहुत पैसा भी लगता है, गरीब आदमी पैसा नहीं लगा पाएगा, तो लाइपोसेक्शन हम नहीं करा सकते। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना,